नमस्कार, खबरें अब तक के खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। होडल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से बड़ी बड़ी शख्सियत भी विधानसभा पहुंची है, इसलिए इस होडल विधानसभा क्षेत्र में आना जरूरी भी था, क्योंकि यहां से पूर्व विधायक उदय भान भी आते हैं जो कि चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बीच बाजार चर्चा क्या है, आइए उनसे खुद ही जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय भान जी, इस समय चुनावी दौरे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 2019 से लेकर 24 तक मैं होडल की बात करूंगा क्योंकि यहां से विधायक आप रहे हैं। 19 में क्या गलतियां हुई कि आप विधायक नहीं बन पाए, क्या कमियां रही, और आज आप क्या देखते हैं जिसको मौका मिला उसने मौके का फायदा उठाया या फिर होडल की जनता का नुकसान हुआ? नहीं, निश्चित है, आप इसको तो आप जनता से पूछेंगे जी, तो वही सही उत्तर देंगे कि उनको नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है। और जो 19 में जो परिस्थिति बनी थी कि जिस तरह से माहौल बनाया गया था मीडिया में जी, 75 पार और फिर बाद में 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, कांग्रेस की 3 से 5 आ रही हैं। ओपिनियन पोल नहीं, अपनी ओपिनियन एक तरह से जनता पर थोपी गई थी जी। लोगों के अंदर ये भ्रांति पैदा करने का प्रयास किया गया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। जैसा कि पता है कि 2014 में भी भाजपा की लहर थी सारे देश के अंदर जी। उस समय भी मैं यहाँ से 12,500 वोटों से जीता था। तो लोगों में जब ये 19 का चुनाव था तो लोग ये सोच रहे थे, उनकी समझ थी कि भाई 5 साल हम विपक्ष में रहे हैं, कुछ ऐसी भ्रांति थी। अच्छा। कुछ ऐन वक्त पर कभी एक गरीब समाज को इन्होंने अनुसूचित जाति में शामिल करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया था जी, जो अभी तक भी वो उसमें लागू नहीं हुआ। उससे भी जो मेरे क्षेत्र में करीब 8,500 वोट हैं ये गडरिया समाज की, और वो मोस्टली 80 से 85% मेरे साथ रहते थे। तो ये इस तरह के कई और परिस्थितियाँ होती हैं, बीजेपी का दुष्प्रचार तो चल ही रहा था। लेकिन जो जनता आप कह रहे हैं भ्रमित हुई, तो आज क्या वो जनता भ्रमित आपको लगती है या फिर आपको लगता है कि जो आंखों के सामने पर्दा था वो हट चुका है? वो सबके सामने से वो पर्दा हट चुका। जो भ्रमित करने का मीडिया के माध्यम से प्रयास किया गया था जी, लोगों को अच्छी तरह से समझना आ गया। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जी यहाँ से मैं जीतूंगा, मुझे पूरी तरह से। अब जैसे ये है, ये विकास तो हो रहा है, लेकिन ये विकास धीमी गति से चल रहा है, आपको लगता है कि विकास में समय लगता है? ये जो लोग हैं, ये दुकानदार है, आप देख सकते हैं इनकी दुकानदारी प्रभावित होती है। मैं जबकि एक गांव में खड़ा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि क्या हालत है विकास की स्थिति। आप गांव में अंदर देखोगे तो पूरा नर्क बना हुआ है, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। ये मेन रोड भी अभी बन रही है, ये चुनाव आ रहा है। अच्छा। तो इसको देखते हुए बन रही है। अच्छा। अगर जो आप अभी 20 दिन पहले आते जी, तो यहाँ भी निकलना मुश्किल था। अच्छा। तो आप निकल के जा रहे हो, तो ये भी सिर्फ क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, तो सिर्फ इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है जी, कि ये मेन रोड है जी, जी, जो हाईवे में जाकर के जुड़ती है जी। अभी भी आपको लगता है कि आपको यहीं से ताल ठोकनी चाहिए चुनावी तौर पर, पूर्व विधायक फिर से विधायक बन जाए? ये यहाँ की जनता इसलिए भी चाहती होगी क्योंकि अब तो एक बड़ा चेहरा तो है ही है, आप वो पहले भी थे, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए, तो यहाँ की जनता तक भी एक बड़ा संदेश पहुँच रहा आपको लगता है? वो कई बार जो है ना, वो बार बार जो ये काट के आगे नहीं चढ़ती। आने वाले वक्त के लिए आपके अंदर, आपके मन में यहाँ की जनता के लिए क्या सपने हैं सर? जो भी विकास के काम हुए वो मेरे समझते हुए हैं। जो मौजूदा MLA है जी, इसमें ये भी 3 टर्म MLA रहा, अच्छा, सरकार में रहा जी, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ जी। इस क्षेत्र में होडल में ही 3 अनाज मंडी बना दी, अंदर के बीच में बाहर। अच्छा। 100 एकड़ में मंडी बनाई है जी, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी है जी। और आप देखोगे होडल में गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्पिटल है जी, और मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जी बनाए हैं जी। 220 kV सब स्टेशन जी बनाया, 66 kV के 3 सब स्टेशन बनाए जी, ATI खोली है जी। और होडल में सीवर का पानी का 12 किलोमीटर से
पानी लेकर के आए। ये आपके समय में हुआ सर? ये सब मेरे कराए हो। और यहाँ पर यही खामी गांव में अनाज मंडी बनाई है जी हसनपुर में अनाज मंडी बनाई है, बड़ौली में अनाज मंडी बनाई है। जी। तो ये सारे काम किए हैं। और जो ये मौजूदा एमएलए है एक सिर्फ मतलब 0/0 0/0 एक नंबर भी नहीं दिया आपने। एक भी सिंगल काम ऐसा नहीं है जो कोई भी हल्के का आदमी बता दे कि ये जगदीश नायर का कराया हुआ काम है, विकास का काम। अब हमारा है कि हम चाहते हैं कि एमपी हमारे पास से गुजरती है, केजीपी हमारे पास से गुजरती है, नेशनल हाईवे है, मेन रेलवे लाइन है, यहाँ साथ ही हमारा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है जी। यहाँ हसनपुर में जमुना पुल बन जाएगा जी। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर कनेक्टिविटी है। ये देख पा रहे हैं हम। ये वैसे गांव में अक्सर होता है या आपको लगता है कि इसका भी कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए? बहुत बुरा हाल है सब में, कहीं भी मैं ही देख पा रहा हूँ। ये देखिए आप। सफाई नाम की कहीं व्यवस्था नहीं। तो आप 0/0 जो दे रहे हैं उसमें एक नंबर रोड का तो दे दीजिए। नहीं वो इसका बनाया थोड़ी है। अच्छा अच्छा। ये मेन रोड पीछे से इसका जो 5 साल के बाद 7 साल के बाद में अच्छा जो रोड बनानी होती है वो तो स्कीम है। अच्छा अच्छा इसकी कोई नई सड़क अच्छा अच्छा। मतलब उनकी तरफ से लाया गया कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो वो कह सके? नहीं इसकी बनाई थोड़ी। देखो जो हरियाणा जो भी विकास का काम है, मेट्रो लाइन है पल्लवगढ़ तक आई, उधर दिल्ली से गुड़गांव तक गई, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक गई, हुड्डा साहब का जी। 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए 5400 मेगावाट के जी। इन्होंने एक यूनिट का कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 12 बनाई सारे प्रदेश के अंदर, इन्होंने एक नहीं बनाई। 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स का सेंटर लेकर आए, रेल कोच फैक्ट्री लेकर आए, तो इसको भी ये वापस यहाँ से हटा दी उन्होंने। तो प्रदेश के ऊपर कर्जा 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में जब इनको सत्ता सौंपी थी। हर 4.5 लाख करोड़ का पहुँच गया। पर्चे लीक हुए जब वो हुई, उसी तरह से टीचर्स का, उस तरह से ये सभी जो भी वैकेंसी निकली हैं सभी के 3 बार भी पर्चे लीक हुए हैं एक नौकरियों के। तो सारे जो है ना पर्चे लीक होने का वो तो एक कर सारे न्यूज़पेपर में चैनलों में सब में पता है। अच्छा। वो तो बजाय इनके हमारी बात देकर आप जाओ उसमें न्यूज़पेपर में आप वो देखो कि जो ऑथेंटिक जो जानकारी जो है किसी पॉलिटिकल आदमी का बयान नहीं, ये कितने बार है। एसएस बोर्ड से रिकॉर्ड लो, एसएस बोर्ड से कितने बार पर्चा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उससे रिपोर्ट लोगे भी कितने बार पर्चे लीक हुए, एचपीएससी से कितने बार पर्चे लीक हुए, उसके लिए कौन दोषी है? उदयभान जी, एक तरफ आपकी तैयारी, एक तरफ बीजेपी की। बूथ स्तर पर आप भी अब कहते हैं कि मजबूत हैं, उधर पन्ना प्रमुख है और हर जिले में कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए खोल दिए गए हैं। उधर कहते हैं हमारी एकता है, गुटबाजी नहीं है। यहाँ पर आपकी गुटबाजी आप पर हावी रहती है। हमारी कोई गुटबाजी नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल आपस में एकजुट होकर के काम कर रही है। और जहाँ तक है हम घर कांग्रेस, अभी आपने देखा होगा हमारे घर में हमारे सारे पर्चा भी बांटे जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं। उसमें कई वायदे भी, हमारे जो वायदे हैं मैंने उनका भी है। और कंपैरिजन दोनों सरकारों का वो भी अभी प्रिंट होकर आ रहा है, वो भी अभी शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, वो तुलना करेंगे आप? दोनों में तुलना, लोगों के पास वो तुलना पहुंचनी चाहिए कि जो कांग्रेस के 9 साल कैसे रहे और इनके 10 साल कैसे रहे। तो एक एसआर के ग्रुप बना दिया गया, बार बार उसको लेकर आपसे सवाल किए जाते हैं, उनको भी साथ लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? आपकी तरफ से भी सकारात्मक चीजें रहती हैं वैसे? एसआर ग्रुप का जिसकी आप बात कर रहे हो, एक बयान ऐसे दिखाओ जो कांग्रेस के खिलाफ या हमारा सुनो किसी के खिलाफ भी उन्होंने कोई बयान दिया, हुड्डा साहब के खिलाफ दिया। और दूसरा व्यक्तिगत कोई बयान किसी के बारे में दे दिया होगा, लेकिन पार्टी के बारे में कोई बयान नहीं दिया। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे उनके तो मंत्री 2-2 महीने तक को भवन में बैठे रहते हैं। एक परसेप्शन बना दिया गया कांग्रेस पार्टी को लेकर, परसेप्शन बना दिया गया ये कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और कहीं है नहीं गुटबाजी। तो मीडिया में ही है, बाकी जनता में कोई परसेप्शन। लेकिन जो बयान आते हैं बीजेपी में ज्यादा गुट। एक बयान तो शैलजा जी ने भी दिया था कि जो आप काम करते हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो हुड्डा साहब के कहने पे सब कुछ करते हैं। हुड्डा साहब को लेकर भी यही बात शैलजा जी कहती है कि हमने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी 2019 में कि हम ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाएंगे। जब आप लोग कहते थे वो पीसीसी और सीएलपी आपस में लड़ते रहते हैं, अब पीसीसी और सीएलपी मिलकर चल रहे हैं फिर भी सवाल उठाते हैं। देखिए जो
ये विडंबना है कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा में। संगठन का वो उसके माध्यम से सारा संगठन का ढांचा चलता है, अच्छा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। तो उससे जो अलग बयानबाजी करता है तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। 300 बिजली फ्री यूनिट देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 6,000 रुपए पेंशन पूरे देश में कहीं नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में देगी। राजस्थान में भी कई चुनावी वायदे थे, लेकिन वहां पर जो खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, सोचा नहीं होगा आपने भी कभी कि जो वायदे हैं काम आएंगे आपको। गलत सरकार वहाँ पर दे रही थी और वहाँ पे तो 20 लाख का जो स्वास्थ्य का उनका किया था कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, लेकिन वहाँ काम वो नहीं तो आया। वहाँ पर कर रहे थे। काम नहीं आया वहाँ पे कुछ। काम तो कई कारण है क्या, तो उसमें समय की बात होती है। एक तो वहाँ पे हर 5 साल बाद बदलती रही है सरकार, 93 हाँ, से ये है वहाँ पे। 93 से 30 साल से हर 5 साल बाद वहाँ पर सरकार बदलती है। तो वो भी एक रहता है कि उसका थोड़ा बहुत अंतर, तो फिर भी जो है सिर्फ 2% का अंतर था वोटर का। लेकिन उदयभान जी, कांग्रेस कमजोर नहीं है फिर भी। जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, उससे लगता है आपको हरियाणा में फर्क पड़ेगा उसका, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, क्या एक तेलंगाना में आप जीते, उसमें एक पॉजिटिविटी आपके लिए थी। तेलंगाना हमने छीना, कर्नाटक हमने बीजेपी से छीना, हाँ। उसकी चर्चा नहीं है। इन 3 प्रदेशों के बारे में ज्यादा अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपके हाथ में सरकार थी, वहां से आपने गवा दी। 2 सरकारें गई अपने हाथ से, 2 सरकारें हाथ से गई। 2 सरकार आई, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक भी। तो आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं कोई और यहाँ पर राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है। और इनकी जो हाईएस्ट सीट जो थी वो थी पिछले लोकसभा चुनाव में। अब इनकी आप देखोगे बहुत अंतर मिलेगा आपको, आधे रहेंगे। अच्छा, बता दीजिए सीट, बता दीजिए हरियाणा में क्या रही। लोकसभा का बताइए पहले तो। पहले लोकसभा का। हम 10 के 10 जीते। 10 की 10 कैसे? क्या समीकरण? वोटों से समीकरण क्या है, क्या आधार है? इनके प्रति बहुत भारी गुस्सा है, इनके जुमलेबाजी के खिलाफ, इनके झूठों के खिलाफ, इन्होंने जो प्रदेश में अर्थव्यवस्था जो बिगाड़ के रखी है उसके खिलाफ, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे माइनिंग घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाई साहब, रोजगार की बात करें, मिला रोजगार? कोई रोजगार और राम मंदिर बन गया, इतना बहुत है। चलो राम मंदिर लगता आपको राम मंदिर पर वोट की राजनीति हो रही है अंकल जी? देखो जी, राम मंदिर देगा खाली पेट भरा है और रोजगार भी जरूरी है। वहाँ के संग में क्यों जी? हाँ जी। कोई भी काम यहाँ ढंग से नहीं है सरकार में, न कोई रोजगार है, न कोई गरीब आदमी कुछ। अच्छा, कोई कुछ मुद्दे हैं जी कोई ऐसे जो होने चाहिए हल, यहाँ गांव के या शहर के कस्बों के हरियाणा में? उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, घोषणा पत्र बनेगा तो इनकी भी सलाह ली जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। जो इन्होंने वायदे किए, यकीन है कि ये कर पाएंगे, जिसमें फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट आपको, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे हरियाणा में, सब्सिडी देंगे आपको, इसके अलावा और भी बड़े बड़े 6,000 रुपए पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन। लगता है ये पूरा कर पाएंगे? ना कर पाएंगे जी। ये तो देखो, वो जो आप बात कह रहे हो ना, जनता विश्वास है इन बातों को, इनने पहले काम करे हैं। अच्छा। तो ऐसा कि यही कर सके और किसी के बस की नहीं। अच्छा। वो न झूठ बोला। आपने पिछली बार हरवा दिया इनको, 2019 में उदयभान जी आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ, हरवा तो दिया था। तो फिर अब वो हमारा देखो, अजमाए हो को अजमाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अच्छा, वो अजमा लिए हाँ। और ये भी अजमा लिए। अब क्या कंपैरिजन, तुलना क्या कीजिए, अब कौन बढ़िया था? उदयभान जी हैं? ईमानदारी। ठीक है, मैं थोड़ा सा फीडबैक आपका यहीं से ले रहा था। वैसे तो कुछ समर्थक भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ के बाशिंदे भी। लेकिन उदयभान जी, कुछ अंतिम सवाल है मेरे 2-3 चाय पर चर्चा करते करते, क्योंकि ये तो बीजेपी ने कार्यक्रम बना दिए थे जब चुनावी प्रचार चल रहे थे 2014 में भी। अब रोजगार का मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा सर, यहाँ पर महिला वर्ग की बात करें, उन्होंने ये कहा कि हमने हल कर दिया, हमने केंद्र में भी उनके लिए बहुत कुछ सोचा है, 2026 के बाद होगा, जब भी होगा। या गरीब तबका है सर, वो कहते हैं अंत्योदय पर हमने काम किया है और समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा शख्स है उसको भी हमने बेहतरी के लिए उसके लिए काम किया। आपको लगता है कि ये चीजें काम आ रही हैं? इन्होंने एक भी कोई सवाल झूठ बोलने का इनका कोई काम नहीं था।
जहाँ तक गरीब आदमी को कांग्रेस की सरकार थी 100 गज के प्लॉट दिए, रातों रात लखपति बना दिए थे। अच्छा, गरीब आदमी थे, हाँ वो स्कीम थी। 100 गज के प्लॉट बनाए देने का काम किया था। गरीब आदमियों के घरों में पानी का टूटी कनेक्शन, 200 लीटर की टंकी मुफ्त देने का काम किया था। कांग्रेस के टाइम में न केवल गेहूं और चावल मिलते थे, बल्कि दाल भी मिलती थी, चीनी भी मिलती थी, तेल भी मिलता था, तेल मिट्टी का तेल भी मिलता था। इन्होंने सिवाय सिर्फ हम इतने करोड़ लोगों का 80 करोड़ को हम पेट भर रहे हैं, इन्होंने उनको अपमानित करने का काम किया। नहीं तो इससे ज्यादा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में देते थे। वो कह रहे हैं कि 2047 तक तो कोई हिला नहीं सकता, अमित शाह जी कहते हैं, और विकसित भारत करके छोड़ेंगे। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अभी 3 महीने बाद ही ढूंढ से नहीं पाएंगे, ढूंढते रह जाओगे। ये तलाश करने से नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, होलिया जो कुछ होना था, इनका सारी पोल खुल चुकी। ये जो माहौल बनाया गया राम मंदिर को लेकर, आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का आप शायद नहीं थे अभी। नहीं, आप बहुत कुछ बोल रहे थे वहाँ पे। आपने कहा उनकी पत्नी भी है, उनको भी वहाँ ला सकते थे, इस तरह की टिप्पणी भी आपने व्यक्तिगत तौर पर की है पीएम मोदी पर। राम मंदिर के बारे में मैंने ये कहा कि वे हमारे धर्माचार्य जो शंकराचार्य हैं, वो नहीं आ पाए, ज्ञाता है, वो हमारे शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा मंदिर शास्त्र सम्मत नहीं है, इसको पूरा बनने दो, तब उसका प्राण प्रतिष्ठा करो। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश का और ध्वज का भी पूजन होता है। तो वो अब हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। जब शंकराचार्य कह रहे हैं तो या तो उनकी बात को कोई धर्माचार्य काटे कि ये शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये कोई शंकराचार्य क्या वो किसी राजनीतिक दल से हैं? वो शंकराचार्य जिसकी गवाही पर राम मंदिर का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने गवाही दी राम मंदिर के हक में, फिर जो है ना उनको किसी को पूछा नहीं गया। कह रहे वो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख को भी नहीं पूछा, जो उनके महात्मा है सबसे बड़े, वो भी नहीं। फिर शास्त्रों में ये है, मैंने टिप्पणी नहीं की, शास्त्रों में जो बताया, अच्छा, जो बताया शास्त्रों में बताया कि किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में, जब भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था वहाँ, जब लंका जाते समय, तो सीता माँ की वो मूर्ति बना करके, क्यों वो थी नहीं अवेलेबल, बिल्कुल, तो तब वो किया था सोने की। ऐसे ही वहाँ पर जब सीता उनको जब वनगमन हो गया था, उस समय जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उस समय भी उनकी सोने की मूर्ति बना करके रखी थी वहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि ये प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पत्नी है, कोई तलाक तो हुआ नहीं, या तो वो साथ में होनी चाहिए, नहीं हुई तभी ये बात आई। नहीं, क्यों बात आई कि वे अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी है वो मुख्य यजमान होंगे, ये बात कहाँ से आई? उन्होंने बताया ना, ट्रस्ट वालों ने। और फिर उनको दोनों मियाँ बीवी की वो पूरी तरह से 8 तरह से स्नान करवाया, गोमती में डुबकी लगवाई। योगी आदित्यनाथ वो उसके नाग संप्रदाय के हैं, नाग। अच्छा। और ये वैष्णव संप्रदाय का, और इनका कुत्ता बिल्ली का पैर है। सारा ही सिस्टम गलत था वहाँ, कोई शास्त्रों के मुताबिक नहीं था, कोई धर्म के मुताबिक नहीं। तो फिर कांग्रेस, आप इसकी व्याख्या उनसे पूछो ना, मेरे से उनसे पूछो, धर्माचार्यों से। राम मंदिर का बार बार घेरा गया, निमंत्रण किसको मिले और कौन कौन गए वहाँ, आप ये बताओ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिला, सोनिया गांधी जी को मिला। ये बताओ, हिंदुस्तान का योगी जी को छोड़ के कोई भी मुख्यमंत्री वहाँ था? हिंदुस्तान का किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख इंक्लूडिंग बीजेपी, किसी भी राजनीतिक दल का प्रमुख इंक्लूडिंग बीजेपी, क्या वहाँ कोई साथ था? क्या केंद्र का कोई भी कैबिनेट मंत्री वहाँ पर था? वहाँ पर तो वो थे नाचने गाने वाले, जो पैसे देने वाले, अच्छा, जो अमीर लोग थे वो वहाँ पर बुलाए गए थे, कोई आम आदमी कोई थे वहाँ? अब हरियाणा में फिर से आता हूँ, 2 अंतिम सवाल आपसे हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कैसे कर रही है? कैसे मजबूत? हम घर घर में जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस के विचारधारा को, आप आक्रोश भी दिखा रहे हैं अपना, और अपना जन आक्रोश रैली कर रहे हैं आप। इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है जो, उसको हम लोगों के सामने ला रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ तो आक्रोश नहीं है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, हमारा कोई आक्रोश नहीं।
अब जो बूथ स्तर पर आप कार्यकर्ताओं को जो मजबूती दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं? अंदरूनी में आपसे अपनी रणनीति अगर आप बता सकते हैं। हमारे सारे बूथ कमेटियां, हमारे हर बूथ पर 21 से 31 आदमी की कमेटियां बन गई और उनके माध्यम से घर घर में सारे प्रोग्राम जा रहे हैं। हर गांव की बूथ कमेटी बन गई। आप जब कहो जिस गांव की जिस बूथ की कमेटी चाहिए उस दिन वो कमेटी आपको दिखा दे, आज बता दे, उनका टेलीफोन नंबर बता दे, गांव टेलीफोन नंबर, बूथ नंबर, ये सब आप सारी कंप्लीट चल रही। 90 में से कितनी सीटें चल रही? सब जगह, कुछ जगह कंप्लीट हो गई, कुछ जगह हो रही है। कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य या कितनी जीत सकती? 70 पार का नारा दे रहे हैं, 75 पार का पिछली बार बीजेपी ने दिया। इसी उनको देखकर इनका झूठा था, हमारा असली नारा होगा। इनकी झूठ की दुकान है। जाट गैर जाट की जो राजनीति उससे कैसे? प्लस का नॉन जाट का यहाँ पे कोई है नहीं। ये तो वो भी इनकी सातराना बातें थी। अच्छा, हाँ, वो भी जो खत्म होगी बात। अब आप ये देखें, हरियाणा में भी जो एमएलए हैं, नॉन जाट एमएलए हमारे कितने हैं और जाट कितने हैं, उन्हें बताइए। बिल्कुल सभी हैं और सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। अब अंतिम सवाल है मेरा आपसे, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और एक आपको लेकर। आपकी जो केमिस्ट्री है वो राजनीतिक तौर पर बहुत बेहतर मानी जाती है। आपका जो काम करने का तरीका है, कोऑर्डिनेशन आपका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री का चेहरा हैं कि नहीं है, हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये जानना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा लेकर आप तो कम से कम अपने व्यक्तिगत तौर पर भी चल रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं पूछ रहा हूँ, इसका आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं। ये पब्लिक खड़ी है और ये सारे नॉन जाट है, ये ब्राह्मणों का गांव है। इनकी तरफ अपना ये कैमरा घुमाओ और इनसे पूछो, ये जवाब सिर्फ हुड्डा जी ये जवाब दे देंगे कि ये प्रदेश की जनता क्या चाहती है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होना चाहिए। एक चेहरा देवान जी भी तो है, इनको मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, यही नेता है। आज यदि हरियाणा की 90 की 90 सीटें लेनी है, सोनिया जी और खड़गे जी सिर्फ हुड्डा को कह दे, जो बीच में आ जाते हैं उन सबको भी इकट्ठा कर देना, दो तीनों को। ये हरियाणा में 10 सीट नहीं ले सकते। एक हुड्डा जी है जिसको सातों बिरादरी चाहती है, और हुड्डा आज सोनिया जी और राहुल जी हाथ रख देना, 90 की 90 सीटें। अच्छा, ये जो होती है मारती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस मारती है। ये देखिए, ये बात आती है, कांग्रेस को मारती है तो कांग्रेस मारती है। इसका कैसे समाधान होगा? ठीक है, लोगों सभी को मिलकर एक राय तो बनानी होगी। अपनी आवाज है, वो अपनी बात बता दिल की बात है, पीड़ा बता रहे हैं, अपने दिल की बता रहे हैं। इसको तो आपका सॉल्यूशन करना कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपनी आवाज पहले तो अध्यक्ष जी को ही घेरते थे, अब तो प्रभारी पर भी सवाल उठा देते हैं। बताइए, एसआर के ग्रुप कुछ नहीं, कोई एसआर का ग्रुप नहीं है, सब एक है। दीपेंद्र हुड्डा साहब क्या रोहतक से लड़ेंगे चुनाव? लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? एप्लीकेशन मांगिए, सबको सामने आ जाएगा। अच्छा, अब अंतिम सवाल आपको लेकर, होडल से ही कहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का इरादा है, बाकी पार्टी मालिक। नहीं, आप बताइए। मेरा तो ही से, आप पार्टी को कह रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरा जो है अभी तो विधानसभा तक में सीमित हो, और पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी और कोई देगी, कहीं कोई इलेक्शन लड़ाना चाहेगी तो, और मुझे अध्यक्ष के नाते मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा कि मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उसका मंत्री भी आप बनेंगे। हाँ, सबसे बड़ा श्रेय हमारे हल्का के लोगों को मिलेगा। तो सर, बात ही नहीं, मंत्री तो बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। और देवान जी मंत्री के लिए तो है कम से कम। ये कौन क्या बनेगा इनको तो बता दीजिए आप। नहीं, ये कौन क्या बनेगा ये कांग्रेस हाईकमान और विधायक दल तय करेगा। आप तो चाहते हैं, मंत्री तो बनना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता, सब जगह चाहते हैं। उदयभान जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की समय। तो उदयभान जी हमारे साथ थे और एक और कार्यक्रम में मिलेंगे और एक और विधायक से बातचीत करेंगे या फिर बड़े राजनेता या नेता से जो कि हरियाणा की राजनीति को बखूबी बताएगा, और देखेंगे आने वाले वक्त में जो समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक कौन जीतेगा और कौन हारेगा। नमस्कार।